जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। धन्यवाद शमशेर जी, और सारे इंडिया न्यूज़ पॉइंट के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद आपका भी। अभी जिला उपाध्यक्ष पहले राज्य में जो है आप प्रदेश उपाध्यक्ष रहे युवा मोर्चा में और अन्य भी बहुत सारे पदों पर रहे होंगे। मेरा सामाजिक और राजनीतिक जीवन लगभग 20 वर्ष पहले शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से प्रभावित होके और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रीति नीतियों से प्रभावित होके जो देशभक्ति का भाव था, मैं एक स्वयंसेवक बना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो आपकी युवा से पहले भी जो स्टूडेंट विंग होती है कॉलेज टाइम में, उससे जुड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के लिए काम किया। संघ का मैं स्वयंसेवक रहा। उसके बाद मैं जिले में प्रदेश में काम करते हुए विभिन्न दायित्व जो भी मिला, पदों की महत्वाकांक्षा कभी पहले भी नहीं रही। जो पार्टी ने मुझे जो भी काम दिया मैंने किया। प्रदेश का मैं उपाध्यक्ष युवा मोर्चा का रहा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा, मेक इन इंडिया का प्रचार प्रमुख रहा। उसके बाद मैं स्टडी सर्कल कमेटी का हरियाणा का हेड रहा युवा मोर्चा का, और बाकी अन्य दायित्वों को निभाते हुए अब जिले में लगातार 2 टर्म से मैं जिले का उपाध्यक्ष हूँ। तो जो जो जिम्मेदारी मिलती रही जहाँ भी मैं निभाता गया। यतेंद्र राव एक बड़ी फैमिली से आते हैं, ऐसा सुनने में आता है। मैं सामान्य परिवार से हूँ। मेरी मदर प्रोफेसर हैं और रही हैं गवर्नमेंट कॉलेज में राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस की अटेली कॉलेज में, और पिताजी हरियाणा सरकार में अफसर रहे। नाना जी हमारे समाज सेवक थे, राइटर थे, प्रोफेसर थे, और मेरे दादाजी इंडियन मिलिट्री में भारतीय सेना में थे। उसके बाद गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक के प्रधान बने। तो सामान्य परिवार से जैसे हम आप सब लोग हैं, कोई ना कोई रोजगार पृष्ठभूमि से किसी से होता है। यहाँ पर अटेली विधानसभा के अंदर अब बीजेपी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं आप। मैं भारतीय जनता पार्टी का फुट सोल्जर हूँ, उनका एक कार्यकर्ता हूँ बहुत समय से। और सभी कार्यकर्ताओं का हक होता है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में किसी का इंटरेस्ट हो राजनीति के अंदर, चुनाव के अंदर, क्योंकि मैं स्टूडेंट टाइम से पॉलिटिक्स करता आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने भी अपनी दावेदारी 2019 में भी प्रस्तुत की थी, और पार्टी ने सीरियसली भी लिया। मैंने हर एक्टिविटी में 20 साल से लगभग भाग लिया है। पार्टी ने भी मुझे दायित्वों के साथ साथ कहीं भी चुनाव हुए या फिर कोई आपका बड़ा कॉन्क्लेव या महोत्सव हुआ पार्टी का, चाहे राजस्थान चुनाव में भेजा हो, चाहे दिल्ली चुनाव के अंदर, चाहे आपका हरियाणा में कहीं चुनाव हो, कहीं प्रभारी कहीं सह प्रभारी किसी भी नाते से भेजा हो, चाहे बूथ का एजेंट रहा हूं मैं, चाहे काउंटिंग एजेंट अभी 2019 में भी और 2024 में भी काउंटिंग एजेंट भी रहा। हर जिम्मेदारी को निभाया है। तो मैंने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी विधानसभा के लिए, इच्छा जताई थी, पार्टी को अपना आवेदन दिया था। तो इस बार भी देखते हैं अब पार्टी क्या करती है। अच्छा, कहाँ क्या कमी रहेगी कि आज जो है बीजेपी जो पहले से मान लीजिए जो कैंडिडेट है उनको बदल के फिर आप या किसी अन्य साथी को टिकट दे। देखिए, कमी कहीं नहीं है, सब लोग अपना काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है। सभी की अपनी अपनी इच्छा होती है, अपनी अपनी दावेदारी होती है। पार्टी लाइन के अंदर रह के अनुशासन में हर एक को हक है पार्टी के टिकट मांगने का। और परिवर्तन संसार का नियम है, अगर परिवर्तन पार्टी करती है तो मेरी इच्छा है कि मुझे कंसीडर करे, क्योंकि मैं ना केवल भारतीय जनता पार्टी का ही सिर्फ शुरू से कार्यकर्ता रहा हूँ, समाज सेवक भी हूँ। और पढ़ाई लिखाई भी मेरी ठीक है, क्योंकि मैं उस पृष्ठभूमि से, पढ़ाई लिखाई की पृष्ठभूमि से आता हूँ। तो हमने उसी चीज़ पे ध्यान दिया हमेशा, और उसी को लेकर मैं अपनी दावेदारी के लिए आपने पहले भी दावेदारी की, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी कर रखी है। आप पहले भी एबीवीपी वगैरह में आप काफ़ी सक्रिय रहे। बावजूद उसके अगर हम देखें तो अटेली विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बाहर से भी बहुत सारे लोग आ रखे हैं और अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उन सबको क्या ऐसा दिखाई पड़ता है जो सब अटेली विधानसभा को अपना केंद्र बनाए बैठे हैं? शायद हम अटेली में बैठे तो हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत दावेदार हैं। जी। शायद यही स्थिति, क्योंकि हर जगह राजनीतिक क्षेत्र में आजकल लोगों की रुचि बढ़ गई, स्थिति हर जगह होगी। पर चूंकि हम अटेली पे फोकस करें तो हमें अटेली दिखता है, और बाकी लोकतंत्र में सबको अपना नहीं, हम तो चारों जगह, कम से कम मैं तो जिले में कवर कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हम महेंद्रगढ़ विधानसभा में भी बात करें या फिर नारनौल, नांगल चौधरी, और इन कंपेरिजन टू दीज थ्री जो अटेली में संख्या काफी बड़ी होती जा रही है। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जी हाँ जी। जो 2019 में भी बहुत सारे लोग अटेली में थे, आज 2024 की दावेदारी करते हो, आपको उनमें से कितने लोग दिखते हैं? शायद कॉमन तो कोई एक आधी है, अब और उसमें भी यतेंद्र राव तो है। हाँ। अब जो 2024 में दावेदारी करते हैं, उनमें से कितने जो 2019 में भी एक्टिव थे? तो आपका प्रश्न आप खुद ही देखिए। मैं सीजनल व्यक्ति नहीं हूँ कि किसी की सरकार है उसी के साथ हो गया। हो सकता है लोगों का इंटरेस्ट हो, कुछ कार्यकर्ता भी हैं, कुछ नए लोग भी आते हैं हमेशा, क्योंकि कारवां बढ़ता है, फैमिली बढ़ती है, नए लोग आके। सभी की इच्छा होती है, हर एक का डेडिकेशन, समर्पण पार्टी के प्रति अलग अलग भाव से होता है। मैं शुरू से समर्पित हूँ
और जो उस टाइम पे था, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि एक आधे लोग ही दिखते हैं 2019 और 24 वाले, इनमें से मैं भी एक हूँ, आप मानते हैं। आप तो मीडिया तो एकदम स्तंभ है हमारे लोकतंत्र का, आप एकदम निष्पक्ष एकदम आप अपना सटीक विश्लेषण देते हैं। तो इसका आंसर अपने आप ही क्वेश्चन में जो आपसे पूछा मैंने छुपा हुआ। एक तो साथी हैं, लेकिन जैसे जिस हिसाब से अगर परसेंटेज रेशो देखें तो बहुत ही कम है अपने आप में। आज दावेदारी ज़्यादा की है और बाकी जो कॉमन जो 2019 और 24 में वो बहुत ही कम है। देखिए, चुनाव के समय आते आते बहुत से लोगों की दावेदारी बढ़ जाती है, बट अगर पार्टी के प्रति आप देखें किसका टेन्योर ज्यादा है, किसने लगातार कार्यकर्ता के रूप में मेहनत की है, कौन आदमी शुरू से पार्टी के प्रति जुड़ा हुआ है, कभी दल बदल और इधर उधर नहीं गया, तो उस हर पैमाने पे मैं अपने आप को सटीक मानता हूँ। और बाकी जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी दावेदारी जताने का हक है, तो शायद लोग कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी समझ हो। अभी थोड़े दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अटेली मंडी के अंदर, जिसमें कहा गया था कि जो भी क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनको टिकट दी जाए। आप क्या मानते हैं कि जो क्षेत्र का व्यक्ति है, जैसे वही मांगे पूरी कर सकता है अटेली क्षेत्र की, या फिर कोई अन्य भी? पार्टी का डिसीजन है, मैं पार्टी के डिसीजन का सम्मान करता हूँ, जो भी जी। पार्टी का हो। मुझे जानकारी नहीं है, शायद पार्टी की तरफ से हमारी ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। पार्टी की तरफ से नहीं, कुछ क्षेत्रीय लोगों ने करी थी। हो सकता है किसी का अपना एजेंडा कुछ हो या जो भी बात हो। जी। बाकी कभी कभार होता है कि जो क्षेत्र का आदमी है शायद अपनी जो समस्याएं हैं ज्यादा समझ सकता है। अदरवाइज रह के पार्टी का डिसीजन, जिसको भी टिकट दे पार्टी, वो क्षेत्र का हो ना हो, अगल बगल का हो, जैसे भी हो, उस चीज का सम्मान है। क्योंकि हमारा संसदीय दल का जो बोर्ड है वो जो भी फैसला करेगा सबको सर्वमान्य है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को। लोकसभा चुनाव जो हुए अभी 2024 के अंदर, उसमें जो है 5 सीटें और 5 सीटें यानी 50-50 पर आ गए, जो पहले 10 सीटें होती थी। उस चीज़ को लेकर लोग तो कहते हैं कि जैसे अब की बार बीजेपी हार रही है, लेकिन जो अटेली की दावेदारी है जिसमें एक बड़ी संख्या है, वो कुछ और ही कहती नजर आ रही है। देखिए, जो परिणाम जो आए जी। वो लोगों को गुमराह करके आए। पार्टी ने हमारे विकास की एकदम राजनीति की। आप दक्षिण हरियाणा से आप खुद आते हैं, आप दक्षिण हरियाणा में चाहे पानी की बात हो, रोजगार के मुद्दे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, एम्स हो, मेडिकल कॉलेज हो, पार्टी ने सभी को बिना जाति पाति, बिना क्षेत्रवाद के हर जगह विकास किया। दूसरी आप जो बात करें, लोगों को गुमराह किया गया कि लोकतंत्र को मोदी गवर्नमेंट खत्म कर देगी, रिजर्वेशन को खत्म कर देगी। तो हमारा कुछ तबका था जो बेचारा इतना उनका एक्सपोजर नहीं था, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, शायद लोगों ने गुमराह किया, थोड़ा समय था, तो उन लोगों ने, हो सकता है कुछ लोगों ने, वोटिंग की परसेंटेज अगर आप देखें, फर्क होने से परिणामों पे बहुत फर्क पड़ता है। तो हरियाणा में कहीं ना कहीं दुष्प्रचार किया गया, लेकिन अब लोग उस चीज को समझ गए हैं। लोगों का पूर्ण विश्वास है मोदी सरकार पे भी और प्रदेश की भाजपा सरकार के ऊपर भी। तो अब विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा। जी। अच्छा, बात करें अपने दक्षिण हरियाणा की। देखिए, वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बेशक हरियाणा के अंदर जो 5 सीटें हैं वो ही आई बीजेपी की, लेकिन उनमें से भी जो 3 सीटें हैं वो अहिरवाल क्षेत्र से आई हैं अपने। आप महेंद्रगढ़ भिवानी कह लीजिए, रेवाड़ी गुड़गांव कह लीजिए, और नूंह भी उसमें शामिल है। बाकी पलवल फरीदाबाद जो है वो एरिया पूरा, मतलब पूरा जो दक्षिण हरियाणा है वो बीजेपी में है अपने आप में आज की डेट में। तो क्या समझते हैं कि यहाँ अब भी वो लहर चल रही है? बिल्कुल चल रही है, क्योंकि हमारे से पहले जो सरकारें थी, जी। सब लोग मानेंगे हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव हुआ। चाहे नौकरियों की बात हो, अब कैसे नौकरियां लग रही हैं, जो लोग हमारे बिल्कुल पढ़े लिखे बच्चे थे उनको समान अवसर नहीं मिला। बिना खर्ची पर्ची की सरकार अब 9.5 साल से जो सरकार आई हमारी, तब से लगने लगी। आपने रोडों की हालत देखी थी यहाँ पर क्या बिल्कुल। थी? रोडों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में रोड ढूंढने पड़ते थे। हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ से कितने नेशनल हाईवे आप गुजर रहे हैं। हमारी कनेक्टिविटी सिर्फ एक क्षेत्र या केंद्र पे केंद्रित ना होकर समान रूप से पूरे हरियाणा में 8 घंटे चंडीगढ़ के लगते थे, बाध्य समय में आप उतने में तो आके चले जाते हैं। बिल्कुल। जयपुर बिल्कुल पास है, दिल्ली के लिए रोड जबरदस्त बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दक्षिण हरियाणा के साथ जो भेदभाव था, चाहे पानी की बात हो, पानी तो पहले भी था, अब ये पानी कहां से आ गया? क्योंकि समान बंटवारा हुआ। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया और उसे चरितार्थ भी किया। तो ये सब चीजें होने की वजह से हमारे क्षेत्र में खुशी है। हमारा इलाका शांतिप्रिय इलाका है, लोगों के में कोई भी प्रतिभा की कमी नहीं है, अब उनको अवसर मिल रहा है। तो इसलिए हमारा इलाका पूरा भारत तक। तो मतलब आप तीनों चीजें जो हैं यहाँ पर हाईलाइट करके बता रहे हैं कि जो पानी का जो विषय है उसके ऊपर, साथ में जो बिना खर्ची पर्ची के नौकरी, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आप कह सकते हैं सड़कों का जो विकास हुआ जी, ये सब जो है ये बिना किसी प्रमुख रूप से यही मतलब आप प्रमुख रूप से तो ये है, लेकिन बिना किसी क्षेत्रवाद के हुआ, बिना किसी क्षेत्रवाद के हो। आप देखिए ना, क्योंकि सबसे पिछड़ा हमारा ही इलाका था, और अब बिना के आप हरियाणा में कहीं भी चले जाइए, समान रूप से विकास हुआ है। तो अभी यतेंद्र राव किस स्ट्रेटेजी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? पार्टी टिकट देगी तो बिल्कुल पूरी
तन मन धन के साथ, तत्परता के साथ और एकदम अपनी डेडिकेशन और मेहनत के साथ चुनाव लड़ेंगे, आप पार्टी का ऐसा मुझे लगता नहीं है कि मुझे कंसिडर ना करे, क्योंकि मैं पार्टी का कार्य करता हूँ जो एक बेसिक मूलभूत आपकी जो आवश्यकता है उसके लिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बीटेक भी कर रखी है, मैं एमबीए भी हूँ, उसके अलावा मैं एलएलबी, एलएलएम और पीएचडी भी हूँ, कानून के अंदर ही हूँ। मतलब आप एजुकेटेड भी हैं, आप युवा भी हैं, क्योंकि आप तो और पार्टी का अभी सोल्जर भी हूँ। हाँ सोल्जर भी हैं, और आप समाज सेवी भी हैं। तो समाज सेवी कैसे हैं? मैं बहुत पहले से, मेरे नाना जी ने एक हीरालाल चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया था जी, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट हुआ। उसके बाद तकरीबन 7-8 साल पहले अटेली में मैंने समाज सेवा तो पहले भी करता था, बट एक मैंने उसको एक नाम दिया, जय मैं हिंद। बीच में इंटरप्ट करूँ, माफी चाहूंगा। सभी बहुत सारे जो नेता उठते हैं वो नीचे समाज सेवी लिख देते हैं, तो कहीं ऐसे समाज सेवी हैं या फिर बिल्कुल मैं उसका तरीके से? आपको बताता हूँ। जी। 7-8 साल पहले करीब जय हिंद जनसेवा फाउंडेशन के नाम से मैंने एक एनजीओ की शुरुआत जी की। बिल्कुल। उसके अंदर, जैसे आपको भी विदित होगा, मैंने बहुत जगह पे उसमें हेल्थ कैंप लगाए। हेल्थ कैंप सिर्फ ब्लड डोनेशन के नहीं, किसी आपके नाक तालू कटे हुए थे उसका हमने 2 बार रोटरी क्लब के साथ हम सहयोगी बने। उसके अंदर लाखों रुपए का ऑपरेशन का खर्चा आता है, पर अमेरिका से आई टीम ने निःशुल्क उनका इलाज किया। आसपास से 300 किलोमीटर से लोग आए, रहने खाने पीने की व्यवस्था भी रोटरी के सहयोग में, राज फाउंडेशन के सहयोग में हमने की। नावदी गांव में हमने बड़ा कैंप लगाया, अभी फिलहाल के बता रहा हूँ मैं, अदरवाइज नावदी रामपुरा जी, दाता साहब मंदिर के अंदर हमने, सेका गांव के अंदर लगाए, हमने कनीना के अंदर कैंप लगाए, हमने महेंद्रगढ़ में लगाए, गुड़गांव में लगाए। और कोविड के अंदर हमने इतनी लोगों की सेवा की, पूरी टीम ने निःशुल्क राशन वितरण, खाना हमने लोगों को दिया। उस समय पे लोगों को इधर उधर पहुंचाने में, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, हमें रेड क्रॉस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने और मुख्यमंत्री जी ने भी प्रशस्ति पत्र दिया। तो ये केवल क्षेत्र तक सीमित ना होके, जहां तक हमारी कोशिश होती है, हम समूचे दक्षिण हरियाणा में हमने ऐसे कैंप लगाए। अटेली विधानसभा महेंद्र जिले तक सीमित हम नहीं रहे। तो मतलब आप एक अच्छे तरीके से समाज की जो है बिल्कुल, और बिना राजनीतिक बैनर के, वो सिर्फ जय हिंद जनसेवा फाउंडेशन के अंडर चलता है, ना कि यतेंद्र राव या भारतीय जनता पार्टी किसी में भी। चलिए, प्योरली समाज सेवा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपकी जो विधानसभा है, ऐसा सुनने में आता है कि जैसे अटेली विधानसभा जो अपनी, ये हरियाणा की सबसे लंबी विधानसभा है। बड़ी तो नहीं लेकिन लंबी जरूर है, क्योंकि इसके कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 2 राज्य और 4 जिले लगते हैं आपस में कनेक्टिविटी। तो इसको कैसे कवर कर रहे हैं यतेंद्र राव? मैं अभी कवर तो उसे करना पड़ता है जिसका कोई टारगेट हो, शमशेर जी, और जो महीने 2 महीने पहले पोस्ट लगा के राजनीति में आया हुआ कोई भी हो नया। मैं लगातार लोगों के दुख सुख के अंदर, पार्टी की रीति नीतियों को लेके, पार्टी के जो कार्यक्रम आते हैं, चाहे बूथ का प्रवास हो, गांव चलो अभियान हो, लोगों के बीच में जाना, मैं निरंतर रहा हूँ। अटेली मेरा घर है, मेरा जन्म अटेली में हुआ है, मेरी शिक्षा दीक्षा अटेली में हुई है। मेरी माताजी कई वर्षों तक, दशकों तक रादर, कॉलेज के अंदर अटेली में प्रोफेसर रही हैं। तो मेरे लिए तो घर है, मुझे कवर नहीं करना, मैं तो निरंतर लोगों के बीच में रहता हूँ। ऐसा कोई स्पेशल एजेंडा नहीं है मेरा विशेष कि मुझे इतने दिन में इतने गांव कवर करने हैं। तो अब जब 10-15 साल से यहाँ एक्टिव है राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी, तो मेरे लिए कोई अटेली विधानसभा क्या, जिले में ही काम करता हूँ मैं, और हरियाणा में जब काम किया प्रदेश के अंदर युवा मोर्चा में, तो अटेली कोई ज्यादा दूरी मुझे लगती नहीं है। अच्छा, एक जैसे मान लीजिए एक बार अज्यूम कर लेते हैं कि यतेंद्र राव जी जो हैं वो अच्छा प्रयास अब कर रहे हैं, पार्टी देखती है, टिकट दे देती है, चुनाव होता है और जीत जाते हैं, तो फिर यतेंद्र राव से अटेली विधानसभा क्षेत्र क्या उम्मीद करें? क्या विकास कार्य होंगे जिस पर फोकस किया जाए? जैसे कि आपने कहा, मैं युवा हूँ, तो युवाओं की समस्या मैं सबसे ज्यादा समझता हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे ये भी पता है कि क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं। रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें तो पार्टी कर ही रही है पहले से, सरकार हमारी। युवाओं की मूलभूत आवश्यकता होती है शिक्षा और रोजगार, कि बाकी सब चीजें बाद में आती हैं। अगर आप स्वास्थ्य की भी बात करें, तो हमारी सरकार ने पहले मेडिकल कॉलेज, एम्स, सब कुछ हमें दिया हुआ है। और ऊपर से आप कैंप लगाते हो, वो तो चलो मेरा इस हवन में थोड़ा सा अपनी आहुति डाल देता हूँ। तो अगर आप देखा जाए तो थोड़ा बहुत, जैसे टेक्निकल एजुकेशन, जैसे मैं भी पढ़ा हूँ, मैंने 3 फील्ड से मेरी स्पेशलाइजेशन, मैं कंप्यूटर से भी, सही बात है, मैं मैनेजमेंट से भी, और मैं कानून से भी। बिल्कुल, मेरे सवाल अगला आने वाला था। जी, आप करिएगा जरूर। तो मुझे लगभग पता है, मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम किया, मैंने खुद का बिजनेस भी सेटअप किया, और मैं समाज सेवा में भी हूँ। तो टेक्निकल एजुकेशन के कोर्सेज लाके, प्लेसमेंट के यहाँ पे जो मेले होते हैं कंपनीज में, क्योंकि मेरे भी संपर्क हैं, कोशिश करके, और कुछ ना कुछ यहाँ पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करके, चाहे प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की हो,
पूरी कोशिश करके, क्योंकि आदमी आवाज वही उठा सकता है जिसकी आवाज दबे नहीं, जिसे पता हो सिस्टम का। और पढ़ाई लिखाई का फायदा हमेशा हर आदमी को मिलता है। निरंतर आपको पढ़ते लिखना रहना चाहिए कि आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं। आपको पता होता है कहाँ से क्या चीज करनी है, कहाँ से इन्वेस्टमेंट सरकार में आती है, कहाँ आवाज उठानी है। अफसर भी आगे सरकार में आपकी बातों को अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सीरियसली लेंगे। सही बात है। आप उनसे आंसर भी कर सकते हैं जनप्रतिनिधि होने के नाते। तो अलग अलग फील्ड में जैसे आपने एजुकेशन गेन की है, इसका किस प्रकार से अब इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आप टेक्निकल फील्ड से भी हो गए, कानून की पढ़ाई भी आपने कर ली और मैनेजमेंट से पहले सोच रखा था कि नेतागिरी में सब चाहिएगा? नहीं, मैं जैसे कि आपको बताया, मेरे परिवार में जो सबसे बड़ी दौलत है वो पढ़ाई लिखाई है जी। मेरी मदर हो, फादर हो, नाना जी हो, मामा जी हो, ताऊ जी हो, सब लोग सारे के सारे। मेरी सिस्टर भी पीएचडी है, मैं भी पीएचडी हूँ, मदर भी पीएचडी है, नाना जी भी पीएचडी थे। तो ये हमें संस्कार में ही मिला है कि पढ़ाई लिखाई, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता जी। और सबसे बड़ी पूंजी, आप सब कुछ ले लीजिए, आदमी का ज्ञान अगर उसके पास होगा तो कहीं भी वो अपना अच्छा जीवन यापन और सब चीजें कर सकता है। प्रॉपर्टी में आग लग सकती है, छिन सकती है, पैसा जा सकता है, पर ज्ञान आप किसी आदमी से छीन नहीं सकते। लॉकडाउन में हमने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें लर्निंग सुनने में आई, वापस हो गई, बिल्कुल हो गई। तो ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, निरंतर आप पढ़ते रहेंगे, उसका फायदा हमेशा आपको मिलेगा। तो इसीलिए मैंने भी, जब मैनेजमेंट है, आदमी राजनीति में भी क्या करता है, टेक्निकल आपको नॉलेज भी चाहिए, मैनेज आप लोगों को भी करते हो, चीजों को भी करते हो। बिल्कुल। और लॉ तो इसलिए क्योंकि आप लॉ मेकर हो। सही है, बिल्कुल सही बात। लॉ मेकर मतलब आप कानून बनाने वाले, तो कानून की जानकारी तो होनी चाहिए। विधायक कानून बनाते हैं प्रदेश के लिए, सांसद बनाते हैं देश के लिए, सबसे बड़ी पार्लियामेंट के अंदर ही कानून बनता है, जिसके हिसाब से पूरे कोर्ट बनते हैं। कानून का नॉलेज तो हर आदमी को होना चाहिए, इसीलिए मैंने पढ़ा। अच्छा, मेरे पॉइंट टू पॉइंट दो अंतिम सवाल हो रहे हैं आपके लिए। एक तो ये है कि जैसे बीजेपी की टिकट जिसका आप इंतजार कर रहे हैं या जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं या फिर आप उम्मीद करते हैं कि पार्टी आपको देगी जी, तो क्या किसी बड़े नेता का भी आपके साथ हाथ है? क्योंकि आजकल बैनर्स पे दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग बड़े बड़े नेताओं की पोस्टर लगा दिए जाते हैं और फिर साइड में कुछ लोग अपनी फोटो लगा लेते हैं। तो आपको, मैं संगठन का सिपाही हूँ, तो मेरे पार्टी के जितने भी नेता हैं जी, मुझसे वरिष्ठ हैं, सभी मेरे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। तो सभी का आशीर्वाद, क्योंकि मैं कोई बाहर का तो हूं नहीं, ना मेरे किसी से मनमुटाव या खटास है जी, तो सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैंने आपका जैसे इंटरव्यू से पहले मैंने जब रिसर्च किया आपके बारे में, तो उसमें मैंने आपकी फोटोज देखी। उन फोटोज में मैंने देखा कि सीएम नायब सैनी भी, या फिर मनोहर लाल खट्टर जी भी जो पूर्व में सीएम रहे, या फिर और अन्य जो भी बड़े नेता हैं, कभी आप माला पहना रहे हो, कभी आप उनको गुलदस्ता भेंट कर रहे हो, मतलब सारे ही आपके पास हैं। मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और वो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी। तो निरंतर किसी बैठक में या स्वागत में या फिर किसी कार्यक्रम में हमें मिलना पड़ता है जी। जहां मेरी ड्यूटी लगती है, अगर पार्टी ड्यूटी लगाती है, मैं तो अमित शाह जी को भी बुके दिया था, क्योंकि पार्टी ने मैं बोलने वाला था, ड्यूटी लगाई। मैं अभी बोलने वाला था। तो पार्टी ने ड्यूटी लगाई, अगर लाइनअप में तो मैंने कर दिया, अगर नहीं होता तो मैं सामान्य कार्यकर्ता की तरह मैंने कार्यक्रम में काम भी किया। लेकिन इस बात से ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं यतेंद्र राव मजबूत जरूर है। मेरे को तो आप काम करते देखिए, प्रधानमंत्री जी की रैली में लगातार 5 दिन तक सुबह 4-4 बजे तक मैंने काम किया है, क्योंकि आप देखते हैं सिर्फ जो दिखता है सोशल मीडिया पे, तो मैंने खड़े होकर टेंट भी लगवाया वहां, मैंने झंडे बैनर भी लगाए पार्टी के। तो जो पार्टी काम देती है, और खाली मेरे लिए नहीं, ये मोदी जी भी करते हैं, नायब सिंह सैनी जी भी करते हैं, अमित शाह जी भी करते हैं। सब नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से पहले इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो बखूबी इस चीज को निभाते हैं। सभी का इस पार्टी में यही सुंदरता है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरीके से जो है ना काम कर रहे हैं और संगठन के सिपाही हैं जी, और उम्मीद करते हैं कि संगठन के सिपाही होने के नाते पार्टी आपको कोऑपरेट भी करे इस मामले में। लेकिन अब हम थोड़ा सा कड़वा सवाल ले लेते हैं, जो अंतिम सवाल भी अपने आप में। मान लीजिए हमने थोड़ी देर पहले आपको विधायक बनाया था टिकट देकर, अभी बात करते हैं कि मान लीजिए टिकट नहीं मिलती है, तो क्या यतेंद्र राव जो हैं, अन्य जो व्यक्ति आएंगे उनके साथ होंगे, नहीं होंगे, नाराज हो जाएंगे, किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे? 2019 का प्रश्न आपके सामने है। 2019 में जिसको भी टिकट मिली मैंने साथ दिया जी। मैंने लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा हो, पार्षद का हो, कोई भी, मैंने पार्टी से बाहर, पार्टी लाइन से बाहर मैं कभी नहीं गया जी। तो बस यही है, मैं पार्टी के साथ हूँ हर तरीके से, पार्टी के साथ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा कुछ मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं देखता कि पार्टी मुझे कंसिडर ना करे। पैमाने पे मेरे हिसाब से हो सकता है कोई कमी भी किसी में हो, तो उसको अगर बताएंगे मैं पूरी भी करूंगा, बट किसी भी पैमाने पे यहाँ का आदमी भी हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, पार्टी का शुरू से, हो सकता है मेरी उम्र इतनी नहीं है पर मेरा टेन्योर पार्टी में जितने लोग मांग रहे हैं उनसे काफी ज्यादा, कुछ एक आध को छोड़ के शुरुआत से जुड़ गए आप, शुरुआत से, तो उम्र हो सकता है उन लोगों की ज्यादा मुझसे, पर मेरा टेन्योर हमेशा से, मैंने कभी जिंदगी में कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करी,
बाल्यकाल से ही मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक और संघ और आरएसएस पार्टी से के भी साथ जुड़े। आरएसएस में भी मैं जुड़ा हूँ। मैं स्वयंसेवक हूँ। राष्ट्र की सेवा में समर्पित एक संगठन है, हम्म, राजनीतिक संगठन नहीं है। हम्म। मैं आरएसएस का भी स्वयंसेवक हूँ और प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ। तो टिकट के लिए एक यही पहुंच बाकी रह गई थी नहीं इसमें नहीं, क्या? आरएसएस का राजनीति से वो राष्ट्र के प्रति जी समर्पित एक संगठन है। जी। उनका अलग है, कोई क्राइटेरिया नहीं, कहीं लिखते भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। जो स्वयंसेवक, सभी लोग स्वयंसेवक हैं, जो जी। सेवा करना चाहते हैं माँ भारती की, वो लोग हैं। तो ग्राउंड पे ये, चर्चा रहती है तो मैं तो उसी हिसाब से हाँ, बता आप रहा देखो मीडिया वाले, था। उसमें हाँ, आपको ज्यादा पता होगा, जी। अलग बात तो है। चलिए, आज हम यतेंद्र राव जी के साथ थे। अटेली विधानसभा को लेकर हमने चर्चा की, बीजेपी टिकट की खास तौर पर। काफी दावेदारी वहां पर की जा रही है, लेकिन उसमें जो है पिछली बार भी जो दावेदारी कर चुके हैं 2019 में यतेंद्र राव जी, इनके साथ हमने आज ये जो चर्चा की, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और यतेंद्र राव जी, आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आप धन्यवाद हमारे रणधीर स्टूडियो जी। में आए थैंक यू और सो समय मच। दिया। धन्यवाद जी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी समय दिया, आपने हमें यहाँ तक सुना। और हमने जो आज डिस्कशन किया, आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।